नमस्कार साथियों, मैं सिकवाल सर आपका उदयपुर के यूसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो आपके शिक्षक भर्ती में काफ़ी महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से वो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा होगा कि मापन और मूल्यांकन। मापन होता क्या है, किसे कहते हैं, मूल्यांकन होता क्या है, किसे कहते हैं, क्या मापन और मूल्यांकन दोनों एक है, क्या मापन और मूल्यांकन से पहले भी इनका इतिहास क्रम रहा है, मापन का अर्थ क्या होता है, मापन के उद्देश्य क्या होते हैं, मापन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, या मापन का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या इम्पोर्टेंस है, इन सभी तथ्यों को लेकर हम चर्चा करेंगे। फिर मूल्यांकन क्या होता है, अर्थ, मूल्यांकन का महत्व क्या है, शिक्षा के मूल्यांकन का शिक्षा में क्या उद्देश्य, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। दोनों में अंतर क्या है, तो देखिएगा, आप साथ जुड़िए, मेरे साथ में एक नोटबुक लेके बैठिए कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो वो भी साथ में उतारिए। बात कर रहा हूँ मैं मापन और मूल्यांकन की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आखिर मापन है क्या। तो देखिएगा, मापन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं साथियों, मापन क्या है। मापन की यदि मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, मापन। तो मापन और मूल्यांकन के बारे में जानने से पहले इसके इतिहास पर भी हमें क्या करना चाहिए, दृष्टिपात करना चाहिए। तो बात कर रहे हैं हम मापन व मूल्यांकन के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, मापन व मूल्यांकन के संदर्भ में। मापन को समझने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इनके इतिहास पर दृष्टिपात करना चाहिए। तो सबसे पहला यदि देखा जाए तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया बिना मापन और मूल्यांकन के संभव नहीं, और ये प्राचीन काल से चली आ रही। तो देखिएगा, मापन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है, काल से चली आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं मापन शिक्षा की प्रक्रिया में, शिक्षा की प्रक्रिया के दो आधार, शिक्षा की प्रक्रिया के दो आधार स्तंभ, दो आधार स्तंभ हैं। कौन कौन से साथियों, मापन व मूल्यांकन। ये हमारी शिक्षा की प्रक्रिया के दो आधार स्तंभ माने जाते हैं, मापन व मूल्यांकन। इनके बिना शिक्षा की प्रक्रिया अधूरी रहती है। ध्यान से सुनिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिक्षा की प्रक्रिया के दो आधार स्तंभ कौन कौन से, शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है, या मापन मूल्यांकन। तो आंसर क्या होगा, मापन और मूल्यांकन। इसके अलावा हम बात करते हैं प्राचीन काल में, प्राचीन काल में मापन व मूल्यांकन के लिए, मापन व मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षाओं का आयोजन होता था। मौखिक परीक्षाओं का आयोजन होता था। यानी कि प्राचीन काल में मापन मूल्यांकन के लिए कौन सी एग्जाम होते थे साथियों, वो मौखिक परीक्षाएं आयोजित होती थी। मौखिक परीक्षा जो आयोजित होती थी, इसका उल्लेख हमारे एक ग्रंथ मिलता है, संदर्भ ग्रंथ जिसे हम कह सकते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है। इन मौखिक परीक्षाओं
मौखिक परीक्षाओं का उल्लेख ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है। टेस्टामेंट में मिलता है। किसमें मिलता है साथियों? ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है। लिखित परीक्षा इंग्लैंड का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय था 1702 में, वहां से प्रारंभ मानी गई। तो देखिएगा, लिखित परीक्षाओं का प्रारंभ इंग्लैंड की कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से माना जाता है 1702 ईस्वी से। इसके अलावा लिखित परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठता लाने का श्रेय वस्तुनिष्ठता लाने का श्रेय अमेरिका के J.M. राइस को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? J.M. राइस को दिया जाता है। अमेरिका के एक प्रोफेसर थे J.M. राइस, उन्हें लिखित परीक्षाओं के आयोजन का श्रेय दिया गया। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे, मापन और मूल्यांकन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का हमने उल्लेख किया। इसके इतिहास पर एक दृष्टिपात की कि मापन और मूल्यांकन प्राचीन काल से चली आ रही है। मापन और मूल्यांकन प्राचीन काल से चली आ रही है, यानी कि मापन और मूल्यांकन की एक तरह से प्रक्रिया, मापन और मूल्यांकन की एक तरह से क्या थी साथियों? ये प्रक्रिया थी। क्या थी? ये प्रक्रिया जो थी प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके अलावा शिक्षा की प्रक्रिया के दो आधार स्तंभ मापन मूल्यांकन है। प्राचीन काल में मापन मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षाओं का आयोजन होता था। इन परीक्षाओं का उल्लेख ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है साथियों। लिखित परीक्षाओं का प्रारंभ इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से माना जाता है 1702 ईस्वी से। इसके अलावा फिर हमने बात की, लिखित परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठता लाने का श्रेय अमेरिका के J.M. राइस को दिया गया है। किसको दिया गया? अमेरिका को दिया गया है। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि आखिर मापन और मूल्यांकन का इतिहास पर क्या दृष्टिपात रहा है। अब हम बात करते हैं मापन और मूल्यांकन में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आखिर मापन होता क्या है। तो देखिएगा, मापन क्या है, किसे कहते हैं? मापन है क्या? मापन की यदि मैं बात करता हूं तो हम कई बार मापन का अर्थ हम क्या लेते हैं कि मापन से अभिप्राय हम मानसिक मापन से ले लेते हैं। लेकिन यदि हमारी शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की दृष्टि से यदि हम मापन का अर्थ लें तो विद्यार्थियों को अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया है साथियों, वही तो क्या कहलाती है? मापन ही कहलाती है। एक तरह से अंक प्रदान करना मापन कहलाता है। या फिर हम कोई अवलोकन करते हैं, उसको परिमाणात्मक तक, यानी कि उस अवलोकन की क्रिया को परिमाणात्मक रूप देना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो मापन होता क्या है? केवल क्या है साथियों? अंक प्रदान करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। इस मापन को लेकर बहुत सारे व्यक्तियों ने इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। कौन कौन से कथनों से
मापन को परिभाषित किया, उन कथनों की भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिएगा मापन होता क्या है। मापन से तात्पर्य प्राय मानसिक मापन से लगा लिया जाता है, मानसिक मापन से क्या किया, मानसिक मापन से अर्थ लगा लिया जाता है कि मापन से तात्पर्य प्राय मानसिक मापन से लगा लिया जाता है, शिक्षा की दृष्टि से मापन का अभिप्राय विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को अंक प्रदान करना या करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है साथियों, मापन कहलाती है। यानी कि विद्यार्थियों को अंक प्रदान करना ही क्या है, मापन कहलाता है, या मापन कहलाती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। इसके अलावा और यदि हम देखते हैं तो मापन जो है, हम कोई अवलोकन करते हैं उसे परिमाणात्मक रूप में या रूप देना ही मापन कहलाता है। दूसरे शब्दों में मापन से तात्पर्य किसी भी अवलोकन को परिमाणात्मकता प्रदान करना ही मापन है। तो मापन से तात्पर्य आपने समझा होगा कि मापन से तात्पर्य मानसिक मापन से लगा लिया जाता है। शिक्षा की दृष्टि से मापन का अभिप्राय विद्यार्थियों को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि मापन से अभिप्राय कोई भी हम अवलोकन करते हैं उसे परिमाणात्मक तक हम पहुंचाने का जो हम कार्य करते हैं या परिमाणात्मक रूप हम जो देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। और परिमाणात्मक अथवा या फिर हम यूँ कहें साथियों कि परिमाण होता क्या है, परिमाण का अर्थ होता अंक प्रदान करना। परिमाणात्मकता क्या होती है, परिमाण का अर्थ होता अंक प्रदान करना। तो क्या है, मापन से तात्पर्य किसी अवलोकन को परिमाणात्मकता प्रदान करना ही क्या है, मापन कहलाता है। अब मापन को लेकर कौन कौन से व्यक्तियों ने कौन कौन से कथन कहे, तो उन कथनों को आप पढ़िएगा, निश्चित आपको मापन की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। हेडिंग डालिएगा मापन की प्रमुख परिभाषाएं। मापन की प्रमुख परिभाषा, मापन की प्रमुख परिभाषा। मापन की प्रमुख परिभाषा की यदि मैं बात कर रहा हूं साथियों, तो निश्चित ये मान के चलिएगा कि मापन को लेकर बहुत सारे व्यक्तियों ने बहुत सारे कथन कहे। सबसे पहले जिस कथन की मैं बात कर रहा हूं वो काफ़ी लोकप्रिय कथन रहा है। देखिएगा उस कथन की यदि मैं बात कर रहा हूं तो वो था कार्ल लिंगर। क्या नाम था साथियों, कार्ल लिंगर। कार पर लटकने वाला, क्या नाम पड़ गया, कार्ल लिंगर। इस कार्ल लिंगर ने क्या कहा, मापन नियमानुसार वस्तु और घटनाओं को क्या करता है, संख्या प्रदान करता है। तो देखिएगा
मापन नियमानुसार वस्तु व घटनाओं को संख्या प्रदान करता है, उसे ही मापन कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। तो कार्ल लिंगन ने क्या कहा? मापन नियमानुसार वस्तु और घटनाओं को संख्या प्रदान करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। जबकि एक नाम और आता है साथियों, मोरडॉक। इसने क्या कहा कि विभिन्न घटना के, यानी कि किसी भी घटना के विभिन्न जो आयाम होते हैं, उन आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया क्या है? मापन है साथियों। तो देखिएगा, एक नाम आता है मोरडॉक। क्या नाम आता है? इस मोरडॉक ने क्या कहा? मोर के पीछे कौन आ गया? डॉक, याद रह जाएगा। तो मोरडॉक का क्या कथन था? तो देखिएगा, मोरडॉक ने कहा किसी भी घटना की विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया ही मापन है। क्या है? मापन है। किसी भी घटना की विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की क्या है? मापन है। प्रतीक या चिन्ह प्रदान करना ही क्या कहलाता है? मापन। कोई भी घटना है, उसके जितने भी आयाम हैं, उनको क्या करना? प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। और प्रतीक जब आवंटित हो जाएगा तो उसका क्या होगा? उसका अंकन हो जाएगा साथियों। तो अंक जहाँ होता है, जहाँ संख्या होती है, वही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। आगे देखिएगा, मापन की परिभाषा के संदर्भ में मापन की परिभाषा को लेकर एक नाम काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। यदि उसके नाम की मैं बात करता हूँ तो निश्चित रूप से आप उसके नाम से काफ़ी परिचित हैं, और उसका नाम था थॉर्नडाइक। क्या था? थॉर्नडाइक। इस थॉर्नडाइक ने मापन के संदर्भ में क्या कहा था कि थॉर्नडाइक का ये कहना था, जो कुछ अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है, और जो परिमाण में होता है उसका मापन संभव है। कहने का मतलब, कोई भी जो वस्तु अस्तित्व है, मान लेते हैं ये पेन क्या है? अस्तित्व है। यदि ये अस्तित्व में है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं कि ये एक है या दो है, और जिसको हम माप सकते हैं वही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो देखिएगा, थॉर्नडाइक का कहना है कि जो कुछ अस्तित्व में है, थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि जो कुछ अस्तित्व में है, जो कुछ अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है, कुछ परिमाण में होता है। जो कुछ परिमाण में है उसका मापन संभव है, उसका मापन संभव है। तो थॉर्नडाइक का क्या कहना था कि जो कुछ अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिमाण में होता है, और जो कुछ परिमाण में है उसका मापन
होता है या उसका मापन संभव है। इसके अलावा और यदि मैं बात करता हूं साथियों तो एक नाम आता है, सबसे पहले हमने मापन के संदर्भ में पढ़ा कार्ल लिंगर, उसके बाद मोरडॉक ने क्या कहा, उसके बाद हमने थॉर्नडाइक के कथन को पढ़ा। अब जिस कथन की मैं बात कर रहा हूं वो है एस स्टीवेंस के अनुसार। किसके अनुसार? एक गाड़ी आती एस 125, तो ये क्या एस स्टीवेंस। इस एस स्टीवेंस ने क्या कहा कि मापन से मेरा अभिप्राय क्या है? मापन से मेरा अभिप्राय स्वीकृत नियमों के अनुसार, यानी कि स्वीकार किए गए नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंग प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है। क्या कहता है? स्वीकृत नियमों के अनुसार या नियमानुसार, स्वीकृत नियमानुसार वस्तुओं को अंग प्रदान करने की प्रक्रिया ही मापन कहलाती है। मापन कहलाती है, यानी कि स्वीकार किए गए नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंग प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। या विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं को संख्या जो प्रदान की जाती है, वो कथन जो था वो तो कार्ल लिंगर का था। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे आखिर मापन क्या है। मापन एक तरह से मात्रा को प्रदर्शित करता है, एक तरह से साथियों अंक को प्रदर्शित करता है। जहाँ अंकन होता है उसे ही क्या कहा जाता है? मापन कहा जाता है। अब बात मैं कर रहा हूं, मापन तो आपने पढ़ा, बात हो रही कि मापन का कार्य कौन कौन सा हो सकता है। तो हेडिंग डालिएगा मापन के कार्य, कि मापन क्या काम करता है। तो सबसे पहला यदि देखा जाए तो एक नाम आता है साथियों मापन के कार्य की, कि मापन क्या करता है? भविष्यवाणी कर्ता के रूप में, और यदि देखा जाए तुलना करने में, और यदि देखा जाए तो वर्गीकरण करने में, और यदि देखा जाए तो अन्वेषण संबंधी कार्य भी करता है। अन्वेषण संबंधी कार्य खोज करने, और यदि देखा जाए तो मापन क्या करता है? परामर्श देने में, और यदि देखा जाए मापन का कार्य निर्देशन देने में, समस्या को हल करने में, यानी कि इतने जगह क्या होता मापन काम करता है, कार्य करता है। तो भविष्यवाणी कर्ता के रूप में बच्चे को अंक प्रदान करके बताता है कि समय रहते अब भी नहीं पढ़ा तो अगले एग्जाम में क्या हो जाएगा, तेरा भविष्य बिगड़ सकता है। तो भविष्यवाणी कर्ता के रूप में भी मान लेते हैं कि एक कक्षा में 25 बच्चे हैं, उसमें 10 बच्चों के नंबर 100 में से 90 आए और 15 बच्चे जो हैं उनके नंबर
100 में से कितने आए, 50 आए। तो दोनों में क्या अंतर करना, तुलना करने में, फिर उन अंक के आधार पर हम वर्गीकरण भी बताता है, खोज संबंधी कार्यों को भी करता है, समय के साथ परामर्श भी देता है, निर्देशन भी देता है। और परामर्श और निर्देशन किस क्षेत्र में देता है, व्यावसायिक क्षेत्र में, कि समय के साथ आप क्या कर सकते हो, ये कार्य कर सकते हो, इस क्षेत्र में आपको फायदा है। ये कौन बताता, मापन का कार्य ही है। और समस्या को हल करने में भी इसका योगदान रहता है। तो मापन का ये सारे क्या माने गए, लगभग मापन के ये 7 कार्य बताए गए हैं। आखिर मापन के कार्य तो आपने पढ़े, मापन का कार्य क्षेत्र क्या होता है तो हम उसका भी अध्ययन करेंगे। हेडिंग डालिएगा, मापन का कार्य क्षेत्र। मापन का कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य तो ये था, और मापन का आखिर कौन कौन से कार्य क्षेत्र में मापन की प्रक्रिया चलती है। तो मापन किसी एक क्षेत्र में काम नहीं करता, अपितु बहुत सारे क्षेत्रों में मापन क्या करता है, वर्तमान में कार्य कर रहा है। तो देखिएगा, मापन के कार्य क्षेत्र की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो मापन जो होता है साथियों, किन क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। सबसे पहले यदि देखा जाए तो मापन जो है बुद्धि परीक्षण में इसका योगदान है। बुद्धि परीक्षण में, और यदि देखा जाए व्यक्तित्व परीक्षण में, पर्सनालिटी को मापने भी मापन का उपयोग किया जाता है। और यदि देखा जाए रुचि परीक्षण में भी इसका योगदान है। और यदि देखा जाए उपलब्धि परीक्षण में भी इसका योगदान है। और यदि देखा जाए तो अभिक्षमता परीक्षण में भी इसका योगदान है। यानी कि मापन इन सभी परीक्षणों में कार्यरत है, कार्य क्षेत्र है। बुद्धि परीक्षण, बुद्धि को लेकर जो भी परीक्षण बनाए हैं उसमें मापन का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर्सनालिटी को लेकर जो भी परीक्षण बनाए गए हैं, चाहे वो टीएटी परीक्षण हो या प्रक्षेपण पद्धति वाले हो या वस्तुनिष्ठ वाले हो या आत्मनिष्ठ, ये सारा का सारा मापन के पर ही आधारित है। रुचि प्रपत्र जो तैयार किए हैं वो रुचि प्रपत्र भी मापन पर ही आधारित होते हैं। उपलब्धि परीक्षण, एक बालक ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की जिसका अंकन के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। और एक बालक में कौन सी अभिक्षमता है, इन क्षमताओं का निर्धारण भी कौन करता है, मापन ही करता है। तो निश्चित मापन का जो होता है साथियों, ये इतनी जगह मापन का कार्य क्षेत्र है जहाँ मापन बिना किसी रुकावट के निरंतर अपने कार्य क्षेत्र को प्रगति प्रदान करता है, अपने कार्य क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं मापन का कार्य क्षेत्र, तो ये हो गया साथियों। लेकिन यदि बात की जाए कि मापन के प्रकार कौन कौन से हैं, हेडिंग डालिएगा, मापन के प्रकार। यदि मैं मापन के प्रकार की यदि मैं बात कर रहा हूं तो देखिएगा साथियों कि मापन के जो प्रकार है वो 4 प्रकारों में मापन वर्गीकृत है। कौन कौन से जो 4 प्रकार है, सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है आपके नामित मापन। क्या है, मापन। दूसरा जो है वो है क्रमित मापन। तीसरा जो है वो है नामित मापन, क्रमित मापन, अंतरित मापन। क्या है साथियों, अंतरित मापन। और चौथा जो प्रकार है वो है अनुपातिक मापन। अनुपातिक
मापन। तो ये 4 प्रकार बताए गए हैं। सबसे 2 नंबर कर्मित है, तीसरा जो है साथियों वो क्या है, अंतरित है, और चौथा जो है वो अनुपातिक मापन है। तो मापन के 4 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले प्रकार की यदि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ये नामित मापन क्या होता है। नामित मापन में क्या किया जाता है कि नामित मापन की यदि मैं बात कर रहा हूँ, इसमें किसी भी व्यक्ति वस्तु के मात्र गुणों का मापन किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कई व्यक्ति जहाँ रह रहा है निवास के स्थान पर उसे ग्रामीण या शहरी बताते हैं, तो एक नामकरण ही दिया जा रहा है, इसलिए उसको क्या बताया गया, नामित मापन बताया गया। तो सबसे पहले हम किस मापन की बात करते हैं कि नामित मापन की मैं बात करता हूँ, तो देखिएगा नामित मापन है क्या, किसे कहते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है नामित मापन। कौन सा है, नामित मापन। नामित मापन में क्या होता है, चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ के गुणों का मापन होता है। इस प्रकार के मापन में किसी भी व्यक्ति अथवा प्राणी, वस्तु, पदार्थ इत्यादि के मात्र गुणों का मापन होता है। गुणों का मापन होता है। यानी कि इस प्रकार के मापन में किसी व्यक्ति अथवा प्राणी, वस्तु, पदार्थ इत्यादि के मात्र गुणों का मापन होता है। जैसे निवास स्थान के आधार पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र का नाम देना, ये क्या होगा, नामित मापन। फिर आता है साथियों हमारा कर्मित मापन। क्या आता है, कर्मित मापन क्या होता है। कर्मित जो मापन होता है साथियों, इसकी क्या इम्पोर्टेंसी है कि इसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के साथ वस्तु के गुणों का भी मापन होता है। इस प्रकार के मापन में व्यक्ति के साथ वस्तु के गुणों का भी मापन होता है। यानी कि व्यक्ति के साथ वस्तु के गुणों का मापन भी होता है। जैसे व्यक्ति के साथ वस्तु के गुणों का मापन भी होता है। जैसे यदि हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई बच्चे के नंबरों के आधार पर हम ये कह सकते हैं उसके कौन विषय में कौन से नंबर आए, तो व्यक्ति के जो गुण हैं क्वालिटी के साथ जो वो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के आधार पर भी उसका भी साथ में मापन किया जा रहा है। तो देखिएगा कि एक तो प्रतिभाशाली बालक है, एक औसत बालक है, एक मंद बालक है। तो क्या है,
प्रतिभा, कॉमा औसत, कॉमा मंदता इत्यादि का निर्धारण करना, इसके अलावा और यदि हम देखते हैं, कर्मित मापन नामित मापन से थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा परिमार्जित है। नोट करके हम ये भी लिख सकते हैं, कर्मित मापन नामित मापन से थोड़ा ज़्यादा परिमार्जित है। फिर बात आती है अंतरित मापन की। साथियों, किसकी आती है? अंतरित मापन क्या होता है? अंतरित मापन में अंतराल या विश्राम के आधार पर मापन भी किया जाता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, व्यक्ति वस्तु के गुणों का जो मापन होता है वो इकाई के रूप में होता है। किसके रूप में होता है साथियों? इकाई के रूप में होता है। तो देखिएगा, इस प्रकार के मापन में व्यक्ति वे वस्तुओं के गुणों का मापन इकाई के रूप में होता है। इकाई के रूप में होता है। ये दोनों से अधिक परिमार्जित है। यानी कि ये दोनों से क्या है, अधिक परिमार्जित है। इसके अलावा हम यूं भी कह सकते हैं, जैसे समाजशास्त्र, क्या चीज़ है साथियों? समाजशास्त्र। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र, ये हमने एक इकाई के रूप में नाम दिया। जैसे समाजशास्त्र में बहुत सारे यूनिट होते हैं, बहुत सारी विषय वस्तु, उसको इकाई क्या मान ली? समाजशास्त्र की। फिर हमने दर्शन शास्त्र को एक इकाई के रूप में, मनोविज्ञान के अंतर्गत भी बहुत सारी टॉपिक की इकाई क्या दी? मनोविज्ञान की। तो इसमें व्यक्ति और वस्तु के गुणों का मापन एक इकाई के रूप में होता है, इसलिए इसको क्या माना गया? अंतरित मापन किया गया। अंतराल को मद्देनजर रखते हुए एक इकाई का प्रारूप तैयार करना अंतरित मापन कहलाता है। चौथे मापन की यदि मैं बात करता हूँ, चौथे नंबर का जो मापन है साथियों, वो कौन सा है? चौथे नंबर के मापन की, तो वो है अनुपातिक मापन। क्या है? अनुपातिक मापन है। अनुपातिक मापन होता क्या है, किसे कहते हैं? तो अनुपातिक मापन की यदि बात की जा रही है साथियों, तो अनुपातिक मापन में क्या होता है कि इसमें हकीकत में शून्य की कल्पना की जाती है साथियों। तो देखिएगा, इस प्रकार के मापन में हकीकत में
शून्य की कल्पना की जाती है, कल्पना की जाती है, ये सर्वाधिक परिमार्जित मापन है, ये सर्वाधिक परिमार्जित मापन है। क्या है? परिमार्जित मापन है। जैसे उदाहरण के लिए हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि कोई बालक है या व्यक्ति है, उसकी लंबाई अथवा उसके भार का क्या किया जाता है? मापन। किसी व्यक्ति की भार व लंबाई का मापन, लंबाई का मापन, यानी कि मान लेते हैं कि इसकी भार और लंबाई के आधार पर हम मापन कर देते हैं। तो एक तरह से हमने क्या की? शून्य की कल्पना कर ली, तो वही क्या कहलाता है? अनुपातिक मापन कहलाता है। तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे साथियों कि आखिर मापन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। वापस एक बार, नामित मापन में नामकरण किया जाता है जो व्यक्ति वस्तु के गुणों के आधार पर होता है। कर्मित मापन में क्या होता है? व्यक्ति के साथ वस्तु के गुणों का भी मापन होता है। अंतरित मापन में क्या होता है कि व्यक्ति के या वस्तु के गुणों को एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनुपातिक मापन में शून्य की कल्पना की जाती है। तो ये सारे के सारे हमने जो चीज़ पढ़ी वो मापन के प्रकारों का वर्गीकरण पढ़ा। तो निश्चित आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि आखिर मापन है क्या। अब मैं बात करता हूँ अगले जिस पॉइंट की, वो है क्या है? मापन के उद्देश्य। क्या हेडिंग डालोगी? मापन के उद्देश्य। मापन के उद्देश्य। मापन के उद्देश्य की यदि बात करता हूं तो मापन का कोई एक उद्देश्य नहीं है, बहुत सारे उद्देश्य निर्धारित किए गए। सबसे पहले यदि देखा जाए तो एक नाम आता है साथियों शैक्षिक मानकों के निर्धारण में। पहला उद्देश्य क्या है? शैक्षिक मानकों के निर्धारण में, शैक्षिक मानक तैयार करने में, उन मानकों का निर्धारण करने में मापन का प्रथम उद्देश्य होता है। इसके अलावा विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी कि अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी मापन का एक क्या है? एक उद्देश्य है साथियों कि सीखने में रुचि उत्पन्न की जाए विद्यार्थियों की। इसके अलावा और यदि देखा जाए तो मापन क्या करता है? मापन जो होता है साथियों, वो मापन एक विद्यार्थी ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो कौशल प्राप्त किया, उसकी जांच भी करता है। तो क्या करता है? छात्रों के द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल की जांच करने में तुलना करने में इसके अलावा मापन जो होता है कई बार सामान्य परामर्श देने में भी इसका योगदान होता है। तो इसका एक उद्देश्य परामर्श देने में भी रहता है। परामर्श देने में
समस्या के समाधान में और यदि देखा जाए मापन जो होता है अध्यापक की प्रभावशीलता को भी बताता है, तो शिक्षक की प्रभावशीलता को भी बताता है। शिक्षक की प्रभावशालीता को बताने में और यदि देखा जाए शिक्षक की प्रभावशालीता तो बताता ही है, लेकिन इसके अलावा और यदि देखा जाए तो मापन जो होता है साथियों कि विद्यार्थी की योग्यता का अंकन भी किया जाता है और कक्ष में जो समस्या आती है आखिर क्यों, तो उस समस्याओं के निवारण में भी इसका योगदान है। तो समस्या के समाधान में भी रहता है, परामर्श में भी रहता है, तुलना में भी रहता है और अर्जित ज्ञान कौशल की जांच में भी रहता है, सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मानकों के निर्धारण में रहता है। इसके अलावा और यदि हम बात करते हैं तो मापन एक तरह से क्या करता है, परामर्श तो देता ही है, और वो परामर्श किसमें देता है, व्यावसायिक क्षेत्र में भी परामर्श देता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो मापन जो होता है वो क्या करता है, मापन विद्यार्थियों को वास्तविकता से परिचय कराता है, वास्तविकता से परिचय कराता है। तो ये मान के चलिएगा, ये मापन के क्या माने गए, कुछ उद्देश्य बताए गए, इन उद्देश्यों का निर्धारण होता है, मापन के द्वारा इन उद्देश्यों की पूर्ति होती है। आखिर मापन का महत्व क्या है, तो अगले जिस पॉइंट में हम बात करेंगे वो होगा मापन का महत्व। देखिएगा मापन का क्या महत्व है। मापन का महत्व, मापन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो मापन की इम्पोर्टेंस की यदि मैं बात कर रहा हूं तो मापन का क्या महत्व होता है, तो देखिएगा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में विद्यार्थी छात्र व छात्राओं की उन्नति के बाधक तत्वों का परिचय कराना, उन्नति के बाधक तत्व से परिचय कराना, बाधक तत्वों का परिचय कराना। इसके अलावा मापन जो होता है कि कौन कौन सी बाधकता आती है इस बारे में परिचय कराता है। इसके अलावा शैक्षिक मानकों का निर्धारण किया जाता है। वर्गीकरण करने में सहायक, विद्यार्थियों को उचित व्यावसायिक परामर्श देने में नवीन शिक्षण विधियों के
प्रयोग में भविष्यवाणी करने में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में छात्रों की उन्नति के बाधक तत्वों का परिचय कराने में शैक्षिक मानकों के निर्धारण किया जाता है। वर्गीकरण करने में सहायक विद्यार्थियों को उचित व्यावसायिक परामर्श देता है। नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग को बताता है। भविष्यवाणी करता है। अध्यापक की कमी को भी मापन बताता है कि आपके विषय में अमुक बच्चा क्यों कम नंबर ला रहा है, तो अध्यापक की प्रभावशीलता को भी बताता है मापन। तो शिक्षक की प्रभावशीलता को भी मापन बताता है। प्रभावशीलता को बताने में भी सहायक है, बताने में सहायक। इसके अलावा मापन जो होता है साथियों, केवल अंक ही प्रदान नहीं करता। अंक के आधार पर कि कौन होशियार है, कौन कमज़ोर है, उनको एक दूसरे से यानी कि अलग तरह से वर्गीकृत करने में भी सहायक है। तो निश्चित रूप से आपने इस चीज़ को समझा होगा। जो मापन है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। छात्रों की उन्नति में कौन कौन से बाधकता आती है इसको भी बताता है। फिर शैक्षिक मानकों का निर्धारण भी करने में ये सहायक है। वर्गीकरण करना यानी कि वर्गीकरण करके भी इस तथ्य को बताता है। नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग को भी बताता है। भविष्यवाणी करने में भी इसकी इम्पोर्टेंस ही है। और इसके अलावा यह शिक्षक की प्रभावशीलता को भी बताता है, या फिर शिक्षण सहायक सामग्री के निर्माण में भी सहायक है। शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग को भी बताता है, कैसे उपयोग करें ताकि आसानी से एक शिक्षक का शिक्षण प्रभावी हो। तो निश्चित रूप से आज हमने जो पढ़ा मापन और मूल्यांकन में, सबसे पहले हमने पढ़ा मापन। तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा आखिर मापन है क्या। अगले टॉपिक में फिर मुलाकात करेंगे मूल्यांकन के साथ। तब तक निरंतर अध्ययन कीजिएगा।